हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे बिहार फार्मेंट टॉप 30 पोस्ट का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जिसमें आज हम कवर करेंगे जीके जीएस में हिंदी के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि सारा प्रश्न जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तब एक लाइक जरूर किया करो। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर एक नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो बताइए कि किस युद्ध के कारण भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस युद्ध के कारण से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध के कारण से पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। अगर हम बात कर ले कि किसके किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें तो ये आपका हुआ था 1556 में। ये हुआ था आपका विक्रमादित्य हेमचंद्र और अकबर के आपके बीच हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और पानीपत की तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1761 में, और ये मराठा और अफगान के बीच हुआ था। तो ये तीनों आपका VVI पॉइंट है, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बताइए कि भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहाँ पर किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 7वीं शताब्दी में किस विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके नालंदा में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और नालंदा से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो ये इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। अगर हम बात करें किसके द्वारा किया गया, तो ये आपके धर्मपाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो ये आपके धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूछा जाता है, इसकी अगर हम बात करें ये किसके द्वारा किया गया, तो ये आपके कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इन दोनों को यहाँ पर आपको याद रखना है, ये दोनों पूछा जाता है विश्वविद्यालय से रिलेटेड। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में बताना है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो बताइए 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना है जो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया वो महात्मा फुले, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हरिजन संघ की जो स्थापना किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरिजन संघ की जो स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था, इसलिए किया गया था क्योंकि अच्छा एजुकेशन जो होता था ये हरिजन के तक नहीं पहुंच पाता था, और अच्छाई जो व्यवस्थाएं होती थी ये हरिजन के साथ नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में हरिजन संघ की स्थापना किया गया। कब किया गया था? 1932 में किया गया था हरिजन संघ की स्थापना। ये डेट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हरिजन दलित को जो हरिजन के नाम से जो नामांकन किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में बताना है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो बताइए 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका हर्ष, क्योंकि 5वीं बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था ये हर्ष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कहाँ पर किया गया था, ये कन्नौज में किया गया था, हर्ष के द्वारा बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, गीत गोविंद का लेखक कौन था। तो बताइए कि गीत गोविंद का लेखक कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गीत गोविंद की अगर हम बात करें तो ये जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गीत गोविंद जो है इसमें किस प्रकार के चीज़ों का चित्रण किया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो गीत गोविंद में जो है राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग का इसमें चित्रण आपका किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा औरंगजेब को हराने के लिए किसको भेजा गया था, इसकी अगर हम बात करें तो राजा जय सिंह को भेजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो भी वेट कर रहे हैं, तो एग्जाम का आपको वेट नहीं करना। एग्जाम जो है ये आपका
बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम का अगर डेट आता है तो उसमें आपका 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन का आपको जो है टाइम रहता है। इसके बीच में क्या होता है कि आप तैयारी अच्छा ढंग से नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम बता दें कि आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना है और डेली आप पढ़ते रहिए, कहीं भी पढ़ते तो डेली आप पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर आप रिवीजन के लिए जो भी पीडीएफ मांग रहे थे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को जो है डेली रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूट्यूब से आपको जो है पढ़ते रहना है। उसके बाद अगर रिवीजन अगर करना रहे तो आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाना है और वहाँ से जाकर के आपको पीडीएफ सारा पीडीएफ जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा बिहार फायरमैन के लिए। तो वहाँ से जाकर के आप पूरा जो है रिवीजन कर चुकी। यूट्यूब में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा अगर टाइम लग जाता है तो आप पीडीएफ को अगर पढ़ेंगे तो पीडीएफ में यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको पीडीएफ में जाकर रिवीजन करना है। तो पीडीएफ को आप जितना भी फास्ट पढ़ सकते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 7 नंबर में आप बात कर लेते हैं तो 7 नंबर में यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है, गंधाकार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कहाँ प्रकट हुई थी। तो बताइए कि गंधाकार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ जो ये आपका कहाँ पर प्रकट हुई थी इसके बारे में बताना। ये आपके कुषाण काल में प्रकट हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में बताना है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था, इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर दिया हुआ है मल्हार राव होलकर, ऑप्शन बी दिया हुआ इब्राहिम खान गर्दी, ऑप्शन सी विश्वास राव, ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर दिया हुआ है सदाशिव राव। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें कि ऐसा किसके द्वारा किया गया था, यानी कि तोपखाने का कमांडर जो बनाया गया था किसके बनाया गया था, तो इब्राहिम खान गर्दी को बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है ये आपका कब हुआ, तो अभी तुरंत बताएं कि ये कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि तीनों युद्ध से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में बताना कि निम्नलिखित में किस जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो बताइए कि किस स्टेट का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व ये सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको ये आपको ये नहीं याद रखना कि सबसे ज़्यादा कहाँ का आबादी है, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो जनसंख्या घनत्व की आपको कंफ्यूजन नहीं होना है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आपके बिहार में है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है किस स्टेट में, तो यूपी में करती है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे अगर अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये आपका बिहार आ जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो ये आपका केरल का है। कहाँ का, ये केरल का है। अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात कम कहाँ का है, तो ये हरियाणा का हो जाएगा। कहाँ का, तो ये आपका हरियाणा का हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात कम। इसके अलावा याद रखेंगे कि अगर ये पूछा जाता है अधिक साक्षरता दर आपका कहाँ का है, तो ये आपका केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि प्रति व्यक्ति जो आपका आय है ये सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो ये गोवा का प्रति व्यक्ति जो आय है इनकम है ये सबसे अधिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे कम कहाँ का है, तो ये बिहार का सबसे प्रति व्यक्ति आय जो है ये सबसे कम है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर का सी करेक्ट हो जाएगा कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर में बताने अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो बताइए कि अफ्रीका में कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका लिंपोपो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करें कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो ये माही नदी हो जाएगा। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम बात करें कि मकर रेखा को अफ्रीका में कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो ये आपका लिंपोपो काटती है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। भारत के बारे में आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो पहली महिला की अगर हम बात करें कि जुनको तवई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा बछेंद्री पाल हो जाएगा, जो कि भारत की प्रथम महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूरा विश्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो पूरा विश्व की अगर हम बात करें आपका जुनको तोबई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2 बार लगातार जो चढ़ने वाली
जो बनी थी, 2 बार लगातार जो चढ़ने वाला बना था, ये कौन बना था? तो ये संतोष यादव लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बताइए कि सार्क का सचिवालय ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपके नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सार्क का जो स्थापना है ये कब किया गया था, तो ये 7 से 8 दिसंबर कब किया गया था? 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय की अगर हम बात करें सचिवालय की, तो ये आपके नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है। अगर हम बात करें सार्क में कितने देश सदस्य शामिल है, तो इसमें 8 देश सदस्य शामिल है। अगर अंतिम देश, चूंकि पहले जो था आपका इसमें 7 था, अभी कितना हो गया है? तो 8। अगर 8 हो गया तो अंतिम देश कौन बना था? तो ये आपका बना था अफगानिस्तान, जो है ये अंतिम देश सार्क का सदस्य बना था। अगर हम बात करें कौन कौन से देश आपका सार्क का सदस्य है, तो ये भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये सभी क्या है? सार्क देश के आपका सदस्य। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में बताना है, भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए कि भारत के वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका जो है वस्त्र में जो प्रयोग किया जाता है प्रचुर मात्रा में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए सूत, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी कृत्रिम रेशे, ऑप्शन डी पटनास। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका सूत हो जाएगा। सूती का जो व्यवहार किया जाता है ये भारत के वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे कि सूती वस्त्र का जो भूमि जो माना जाता है ये भारत को माना जाता है। सूती वस्त्र का जन्मभूमि जो माना जाता है किसको माना जाता है? तो ये भारत को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका परमाणु विस्फोटक को रोक करके, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु जब विस्फोटक होते हैं तो वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो विद्युत वाहक निर्मित करके, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हो गंदे पानी का उपचार करके, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह पर क्या होते हैं कि गंदे पानी का भंडारण किया जाता है, जैसे कि नदी वगैरह में क्या होता है कि कहीं पर भी बांध बना दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जीवाणु मर जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है कि गंध युक्त हो जाते हैं पानी, तो वह क्या होता है कि वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो ये भी आपका कारक जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कहीं पर भी अगर आप बिहार फार्मर का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको जो जानते हैं वो आपको बना लेना, उसके बाद जो बचता है उसको आपको रगड़ देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है कि जहाँ पर भी रियल में आपका सभी ऑप्शन सही रहते हैं वहीं पर आपका उपयुक्त सभी वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। जहाँ पर कि आपको उपयुक्त सभी रहता है वहाँ पर रियल में रहता है, क्योंकि जहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही रहते हैं वहीं पर उपयुक्त आपको सही रहता है। तो इसलिए आपको अगर मिलेगा ऐसा प्रश्न तो आपको इनमें से सभी को मार देना, अगर नहीं भी पता रहेगा तो भी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर में आपको बताना कि भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो बताइए कि भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो ओडिशा में किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना कि 70% बाघ का आरक्षण जो है ये भारत अकेले करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर पूछा जाए कि मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। तो बताइए कि मूल रोम ये कहाँ से निकलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो मूल रोम की अगर हम बात करें तो ये जो आपका त्वचा में जो निकलता है ये जो आपका निकलता है ये बाहरी त्वचा से निकलता है। पेड़ पौधे में क्या होता है कि मूल रोम जो निकलते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, तो ये आपके बाहरी त्वचा से निकलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको कि हम ट्रिक्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्रिक्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि प्लांक नियतांक की यूनिट यानी इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्लांक नियतांक की अगर हम बात करें तो ये आपका जूल सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे ये इसका प्लांक नियतांक की जो इकाई होती है न्यूटन मीटर सेकंड होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना और साथ में आपको जूल सेकंड भी याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 18 नंबर में पूछा जा रहा है एक मृदुता कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहित करती है क्या कहलाती है। तो बताइए कि एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ को संग्रहण करती है ये क्या कहलाती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो है आपका कहलाता है आइडियोब्लास्ट कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है? ये आइडियोब्लास्ट करता है जो कि मृदुतक कोशिका में अजैव पदार्थों का संग्रहण करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है। तो बताइए कि पुच्छल तारा
ये किसकी परिक्रमा करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सूर्य की परिक्रमा करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछा जाता है कौन सा है, तो ये आपका चंद्रमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखें कि पृथ्वी को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, तो ये सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 नंबर बताना कि बृहस्पति अध्ययन करने वाला उपग्रह है। तो बताइए कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला कौन सा उपग्रह है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बृहस्पति की अगर हम बात करें तो ये वाइजर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वाइजर 1 जो है ये बृहस्पति ग्रह का जो अध्ययन करने वाला पहला कौन था, तो ये इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका नासा था। नासा के द्वारा कब, तो ये 1979 में, कब 1979 में यह ग्रह को वाइजर ग्रह 1 को जो है ये छोड़ा गया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें कि नासा की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था आपको 29 जुलाई को। कब किया गया था? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना किया गया था, जो कि कहाँ पर है, तो अमेरिका में। नासा के द्वारा बृहस्पति के छल्ले का जो खोज किया गया था, किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो ये आपका 63 उपग्रह है। कौन कौन से ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि कितना उपग्रह है, तो ये आपके 63 उपग्रह है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर बताना है नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नमक की रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि सोडियम क्लोराइड इसी का दूसरा नाम है साधारण लवण। क्या है? साधारण नमक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेबल साल्ट इसी को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेलिट इसी को कहा जाता है। आपको सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? हेलिट कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस खनिज में आपका ऑक्सीजन नहीं होती। ऑप्शन ए दिया हुआ हेमेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी क्रायोलाइट, ऑप्शन डी कैल्साइट। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का आपको ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। क्रायोलाइट की अगर सूत्र की अगर हम बात कर लें तो क्रायोलाइट का आपका सूत्र होता है Na3। क्या होता है? Na3AlF6 इसका जो होता है केमिकल फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेमेटाइट का, तो हेमेटाइट की सूत्र की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है Fe2O3 जो होता है, ये आपका हेमेटाइट का सूत्र होता है। इसके अलावा अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो होता है ये किसका होता है, तो Al2O3 Al2H2 और O4 जो होता है ये किसका सूत्र होता है, तो ये आपके बॉक्साइट का सूत्र होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्साइट का, तो कैल्साइट का आपका होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 आपका कैल्साइट का होता है, जिसको कि हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि क्रायोलाइट में जो होता है किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। ये सूत्र आपका सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में बताना है एक अन इलेक्ट्रॉनी चालक है। तो बताइए कि एक अन इलेक्ट्रॉनी चालक ये कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये क्या होता है, एक विलयन होता है जो कि आपका एक अन इलेक्ट्रॉनी चालक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 24 नंबर में पूछा जा रहा है लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए लवण को बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो लवण की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ले लेते हैं NaOH ले लिया। उसके बाद इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। तो अभिक्रिया करने के बाद जो आपका बनेगा ये बनेगा Na2, और उसके बाद बन जाएगा SO4 बन जाएगा। उसके बाद H2O जो होता है ये आपका बन जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लवणों को बनाने के लिए अम्ल से क्या अभिक्रिया कराया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो अम्ल से जो हाइड्रोजन को स्थापित करेगा ये H2O का स्थापित करेगा और Na2SO4 आपका बन जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा है, आपका Na बन रहा है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में बताना है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो बताइए कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार का झील बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के झील का निर्माण होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका ज्वालामुखी झील के नाम से ही जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 26 नंबर में पूछा जा रहा है हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। तो बताइए कि हरी खाद ये आपका किससे प्राप्त की जाती है, ये आपको यहाँ पर बता रहे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ घरेलू शाक अपशिष्ट, ऑप्शन बी तिलहन भूसी की चिट्ठियाँ, ऑप्शन सी में दिया हुआ नया पशु मूलमूत्र, ऑप्शन डी दिया हुआ अपघटित हो रहे हरे सीप पादप। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें कि हरी खाद किससे संबंधित है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो हरी खाद की अगर हम बात करें तो ये अपघटित हो रहे हरे सीप पादप के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हरे सीप पादप कहने का मतलब यहाँ पर कुछ लोग नहीं समझेंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मटर और सेम जो होता है ना उसको हरे पादप के नाम से जाना जाता है। उसके जब अपघटित होते हैं तो उससे आपका जो हरी खाद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यावरण में शामिल क्या है। तो बताइए कि पर्यावरण में क्या शामिल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है कि जैव तथा अजैव घटकों से जो बनी दुनिया है इसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैव तथा अजैव के कारक से जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 28 नंबर बताना है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। अगर आपने बिहार पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो ये प्रश्न आपको मिला होगा कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको जो हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं, पैरीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इसको हम लोग जो पैरीज के नाम से जानते हैं। अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं इसको किस नाम से जानते हैं, इसको पैरीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना 29 नंबर में पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। तो बताइए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल आपका 36 द्वीप है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है तो ये लगभग 32 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कि 36 द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 30 नंबर में निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो बताइए कि किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये दिल्ली का किला जो ये अकबर के शासनकाल में नहीं कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला ये जो है अकबर के राज्यकाल में कराया गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा नहीं कराया गया था तो ये दिल्ली का किला नहीं कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले के अगर हम निर्माण की अगर हम बात करें तो ये मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, ये मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अगर हम बात करें कि कब कराया गया था तो 1638 में इसकी निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। अगर हम बात करें ये किस नदी के किनारे है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो ये नदी से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछ दिया जाता है कि किस किनारे के तट पर यह अवस्थित है। तो ये आपके यमुना नदी के किनारे तट पर स्थित है। कहाँ पर, तो ये यमुना नदी के किनारे तट पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लाल किला जो बनाया गया था इसका कार्य जो है ये कब पूर्ण रूप से ये फाइनल हुआ था, तो 1648 में इसका कार्य जो है फाइनल हुआ था। अगर निर्माण की बात करें तो आपको निर्माण के बारे में ही पूछा जाएगा, फाइनल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1638 ईस्वी में ये मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतने ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाए। और जो भी आपका टॉप लेवल का प्रश्न बनता है जो बार बार पूछे जाते हैं और जिस लेवल से पूछा जाता है ये यहाँ पर आपको संपूर्ण जो है बिहार फार्मेट का तैयारी कराई जाएगी। तो अपने दोस्त को सब चैनल को शेयर कीजिए और खुद लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।